नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक अत्यंत चर्चित और रहस्यमयी औषधि आर्सेनिक एल्बम के बारे में। यह केवल एक दवा नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व चित्र है जो भय, बेचैनी, असुरक्षा और अत्यधिक संवेदनशील से जुड़ा माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे यह दवा क्या है, किस प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी है, इसकी पोटेंसी कैसे दी जाती है, सेवन विधि क्या है और किन सावधानियों का ध्यान देना आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आर्सेनिक एल्बम एक होम्योपैथी औषधि है जिसे मूल रूप से आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से तैयार किया जाता है। होम्योपैथी में यह दवा विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जानी जाती है जिनमें अत्यधिक चिंता, बेचैनी, भय, कमजोरी और परफेक्शनिज्म जैसी प्रवृत्तियां हों। इसका सेवन शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की समस्याओं में किया जाता है। हालांकि इसका प्रयोग हमेशा योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह में ही करना चाहिए। आर्सेनिक एल्बम विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती है। सबसे सामान्य रूप में यदि आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो छोटी सफ़ेद गोलियों में ये दी जाती है। कई बार इसे लिक्विड फॉर्म में भी डॉक्टर लोग देते हैं तथा कुछ निम्न पोटेंसी वाले पाउडर भी उपलब्ध होते हैं। लिक्विड फॉर्म को पानी में मिलाकर दिया जाता है। कौन सा रूप उपयोग करना है यह रोग की स्थिति और चिकित्सक के अनुभव पर निर्भर करता है। होम्योपैथी में पोटेंसी का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे 6x या 6C, 30C, 200C या 1M। अब तो उससे ऊपर भी दवा आ गई है जो 50 मिलीस्मल में आती है। सामान्यतः निम्न पोटेंसी तीव्र या शुरुआती समस्याओं में दी जाती है। मध्यम पोटेंसी सामान्य क्लिनिकल उपयोग में दी जाती है और उच्च पोटेंसी गहरे मानसिक और दीर्घकालिक मामलों में उपयोग की जाती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सही पोटेंसी का चयन रोगी के संपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं उस व्यक्तित्व की जिसे होम्योपैथ में आर्सेनिक पर्सनालिटी कहा जाता है। ऐसे व्यक्तित्वों में अक्सर देखा जाता है उनमें अत्यधिक भय, मृत्यु की चिंता, स्वास्थ्य को लेकर घबराहट, सफाई और व्यवस्था के प्रति जुनून, बेचैनी तथा रात में अधिक परेशानी। ये लोग छोटी छोटी बातों पर भी बहुत चिंता करते हैं और मानसिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से आर्सेनिक एल्बम को अनेक स्थितियों में उपयोगी माना जाता है, जैसे पाचन संबंधी समस्या, गैस, जलन, उल्टी, बेचैनी, चिंता, अनिद्रा, त्वचा रोग तथा कमजोरी। कई होम्योपैथी इसे मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करने वाली औषधि भी मानते हैं। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। किसी भी औषधि की तरह आर्सेनिक एल्बम के उपयोग में भी सावधानी आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों तथा गंभीर रोगियों को बिना चिकित्सीय सलाह इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप पहले से कोई अन्य दवा ले रहे हैं तो अपने चिकित्सक को अवश्य बताएं। स्वयं के द्वारा बार बार मात्रा बदलना उचित नहीं है। अब बात करते हैं इसकी सेवन विधि की।
सामान्यतः कुछ बूंदे पानी में मिलाकर या गोलियों को जीभ पर रख कर लिया जाता है। भोजन से पहले या बाद में कुछ अंतर रखना उचित माना जाता है, खासकर भोजन से आधा घंटा पहले और दवा लेने के बाद आधा घंटा तक कुछ न लें। तेज गंध वाली चीजें जैसे कॉफी, पुदीना, कपूर या परहेज की सलाह दी जाती है, क्योंकि कुछ होम्योपैथ मानते हैं कि यह औषधि के प्रभाव को प्रभावित करता है। होम्योपैथी के अनुसार यह मानसिक, भावनात्मक तथा शारीरिक स्तर पर कार्य करने वाली दवा है। विशेष रूप से चिंता, भय, बेचैनी, कमजोरी और रात में बढ़ने वाले लक्षणों में इसका उल्लेख किया जाता है। लेकिन उच्च पोटेंसी का उपयोग अनुभवी चिकित्सीय मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। यदि हम पूरे विषय का सार देखें तो आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथ की अत्यंत चर्चित औषधियों में से एक है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए वर्णित की जाती है जो मानसिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील, चिंतित, बेचैन और परफेक्शनिस्ट प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन किसी भी दवा को चमत्कार समझना उचित नहीं। कई होम्योपैथिक चिकित्सक इसे पाचन समस्याओं, त्वचा रोगों, मानसिक तनाव, बेचैनी तथा अनिद्रा में भी उपयोगी मानते हैं। कुछ शोधों में इसके संभावित प्रभावों पर अत्यधिक अध्ययन भी किए गए हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान में अभी भी इस विषय पर बहस जारी है। इसी कारण इस विषय को संतुलित दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम केवल एक दवा नहीं है, बल्कि होम्योपैथ की दुनिया का एक गहरा और विवादास्पद विषय है। कुछ लोग इसे अत्यंत प्रभावशाली मानते हैं, जबकि आधुनिक वैज्ञानिक जगत अभी भी इसके प्रमाणों पर प्रश्न उठाता है। और ये प्रश्न इसलिए भी उठाए जाते हैं क्योंकि वैज्ञानिक दुनिया में एलोपैथ का वर्चस्व है। वैसे में होम्योपैथ कैसे आगे बढ़े, इस पर उनकी चिंता होती है और वे चाहते हैं कि होम्योपैथ को आगे ना बढ़ने दिया जाए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है सही जानकारी, योग्य चिकित्सीय सलाह और संतुलित सोच। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ये बताने का जरूर प्रयास करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक था या नहीं। इस वीडियो में आगे विस्तृत रूप से इसकी पूर्ण जानकारी दी गई है। इसका साइंस क्या है, ये एक आर्सेनिक जैसे जहर से बनाई गई दवा है, आखिर एक जहर कैसे दवा के रूप में काम करती है, यह सारा कुछ डिटेल से जानकारी इसी वीडियो में आगे है। तो यदि इसकी पूरी जानकारी की अपेक्षा रखते हो तो पूरा वीडियो देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए ज्ञानवर्धक जरूर होगा। धन्यवाद। तो चलिए सीधा विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एम्पेरिकल लेबोरेटरी डेटा की गहराई में गोता लगाने वाले हैं और हमारा फोकस है आर्सेनिक एल्बम। शायद आपने इसका नाम सुना हो। पारंपरिक रूप से ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से तैयार किया जाता है। अक्सर इसे उस आर्सेनिक व्यक्तित्व वाले लोगों को दिया जाता है, आप जानते हैं, वो लोग जो बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं, जिनमें परफेक्शन की चाहत कूट कूट कर भरी होती है, या फिर जिनकी तकलीफें रात में या ठंड के मौसम में बढ़ जाती हैं। लेकिन आज हम इसके क्लिनिकल इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम सीधा उस विज्ञान पर बात करेंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री और सेलुलर बायोलॉजी के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देता है। अब एक बड़ा, बहुत ही बुनियादी वैज्ञानिक सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी दवा जिसे इतना ज्यादा डाइल्यूट किया गया हो, इतना पतला किया गया हो
कि उसमें मूल पदार्थ का एक भी मॉलिक्यूल ना बचे। क्या वो हमारे शरीर पर कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट डाल सकती है? जाहिर है, सुनकर ही शक होता है ना, और बिल्कुल होना भी चाहिए। बस इसी शक और इसी रहस्य पर आज हम विज्ञान की रोशनी डालने वाले हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम इस विरोधाभास यानी पैराडॉक्स से शुरू करेंगे, फिर क्रिस्टलीय नैनोस्ट्रक्चर को समझेंगे, सेल्यूलर सर्वाइवल, इम्यून प्राइमिंग, चूहों में टॉक्सिसिटी को कैसे कम किया गया ये देखेंगे, और आखिर में सुरक्षा और इसके निष्कर्ष पर बात करेंगे। सेक्शन 1, पोटेंटाइजेशन का विरोधाभास। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये डाइल्यूशन का पूरा चक्कर है क्या। आमतौर पर आप इस उपाय को मीठी गोलियों या लिक्विड ड्रॉप्स के रूप में देखते हैं, पर सवाल ये है कि ये सॉल्यूशंस आखिर हैं क्या और इन्हें बनाया कैसे जाता है। इसके लिए पोटेंटाइजेशन नाम की एक प्रोसेस इस्तेमाल होती है। सुनने में भारी शब्द लगता है, लेकिन असल में ये सीरियल डाइल्यूशन और झटके देने की एक प्रक्रिया है। झटके देने को सक्शन कहते हैं। मतलब मूल पदार्थ को, जो कि यहाँ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है, बार बार डाइल्यूट किया जाता है और हर बार उसे जोर से हिलाया या झटका दिया जाता है ताकि अलग अलग पोटेंसी तैयार हो सकें। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि डाइल्यूशन का लेवल किस हद तक जा सकता है। 6CH, 30CH और 200CH की वैल्यूज पर गौर करिए। 30CH और 200CH की जो पोटेंसी है ना, वो एवोगेड्रो की लिमिट को पार कर जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि थ्योरी के हिसाब से इसमें मूल पदार्थ का एक भी मॉलिक्यूल बचना ही नहीं चाहिए। मतलब लॉजिकली ये पूरी तरह से एक खाली सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट? सेक्शन 2, क्रिस्टलीय नैनोस्ट्रक्चर की खोज। तो क्या ये सॉल्यूशन वाकई खाली है? जब मॉडर्न स्ट्रक्चरल एनालिसिस का इस्तेमाल किया गया तो नतीजे लिटरली हैरान करने वाले थे। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी XID ने ये साबित कर दिया कि 30C जैसी हाई डाइल्यूशन में भी 15 नैनोमीटर्स के क्यूबिक नैनो पार्टिकल्स मौजूद हैं। और पता सबसे बड़ी बात क्या थी? इनकी पहचान असल आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के रूप में ही हुई। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इसने साबित कर दिया कि जो जगह हमें बिल्कुल खाली लग रही थी वो असल में खाली है ही नहीं। सेक्शन 3, सेल्यूलर सर्वाइवल एंड हॉर्मेसिस। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स तो मौजूद है, पर इनका काम क्या है? क्या ये जीवित कोशिकाओं पर कोई असर डालते हैं? इसे समझने के लिए हमें हॉर्मेसिस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। जैसे हल्का व्यायाम आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, लेकिन अगर आप एक ही बार में बहुत भारी वजन उठा लें तो वो उन्हें तोड़ सकता है। बिल्कुल वैसे ही बहुत कम मात्रा में कोई तत्व कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रिगर कर सकता है, जबकि वही तत्व अगर ज्यादा मात्रा में हो तो टॉक्सिक या जानलेवा बन जाता है। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। जब MT4 सेल्स पे स्टडी की गई तो देखा गया कि सक्सेस्ड यानी झटके देकर बनाई गई पोटेंसी और अनसक्सेस्ड यानी बिना झटके वाली पोटेंसी, इन दोनों के सेल सर्वाइवल रेट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। मतलब इस पर्टिकुलर सेल सर्वाइवल स्टडी में वो मैकेनिकल झटके देने वाला स्टेप उतना भी जरूरी नहीं था जितना हम पहले मानकर चल रहे थे। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। जिन सेल्स को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला उनका सर्वाइवल 81% था, लेकिन जो सबसे ज्यादा डाइल्यूट की गई पोटेंसी थी 200CH, उसने सबसे बेहतरीन रिजल्ट दिए, पूरे 194% सेल रिकवरी। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि जो सबसे सूक्ष्म डाइल्यूशन था उसने सबसे ज्यादा पावरफुल असर दिखाया। सेक्शन 4, मैक्रोफेज में इम्यून प्राइमिंग। तो अब देखते हैं कि ये सेल के लेवल पर काम कैसे कर रहा है। मैक्रोफेज कोशिकाओं में ना एक पूरा इम्यून अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये TLR रिसेप्टर्स से शुरू होता है। ये रिसेप्टर समझ लीजिए कोशिकाओं के रडार की तरह काम करते हैं। ये रडार MyD88 और NF-kappa B के जरिए सेल के अंदर सिग्नल भेजते हैं और इसके नतीजे में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। आसान भाषा में कहें तो आपके शरीर का इन्नेट डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत ही खास बात हुई। TNF-अल्फा और IL-6 जैसे मार्कर बढ़े हुए पाए गए, जो इस बात का पक्का सबूत है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या थी? इस दौरान रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी वो जो हानिकारक केमिकल कचरा होता है ना, उसका लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ा और ना ही कोई सेल डेथ हुई। मतलब इम्यूनिटी तो बढ़ी लेकिन कोशिकाओं को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। कमाल है ना? सेक्शन 5, चूहों में टॉक्सिसिटी से लड़ना। अब तक हमने सेल्स की बात की,
अब पूरी बॉडी का रिस्पॉन्स देखते हैं। चलिए अब लैब की पेट्री डिश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि किसी जीवित प्राणी की पूरी बॉडी पर इसका क्या असर होता है। चूहों पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी की गई। पहले इन चूहों को आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की एक टॉक्सिक डोज दी गई। उसके बाद उनकी सिस्टेमिक ऑर्गन रिकवरी को ट्रैक करने के लिए उन्हें ओरल ड्रॉप्स के जरिए आर्ज़ैल्ब 30 और 200 की माइक्रोडोज दी गईं। और रिकवरी के रिजल्ट्स बिल्कुल साफ थे। जहर की वजह से चूहों के लिवर एंजाइम्स ALT और AST बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जो आप कंट्रोल ग्रुप में देख सकते हैं। लेकिन आर्ज़ैल्ब 30 और 200 दोनों ने ही इन एंजाइम्स के लेवल को काफ़ी हद तक दबा दिया। ये लिवर और खून में टॉक्सिसिटी के कम होने का एक बहुत बड़ा और सॉलिड सबूत था। और बात सिर्फ एंजाइम्स तक नहीं रुकी। रिसर्च में देखा गया कि ब्लड और लिवर में ग्लूटाथियोन, जिसे हम GSH भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी का मेन एंटीऑक्सीडेंट है, उसका लेवल वापस नॉर्मल होने लगा। डैमेज हुए प्रोटीन प्रोफाइल रिपेयर हुए और यहाँ तक कि लिवर और टेस्टिस में DNA और RNA कंटेंट भी बहाल होने लगा। मतलब ये सिर्फ लोकल नहीं बल्कि पूरे शरीर के स्तर पर एक जबरदस्त रिकवरी थी। सेक्शन 6 जीन एक्सप्रेशन और सुरक्षा। तो इस पूरी पजल को हम कैसे जोड़ सकते हैं? इन भौतिक नैनो स्ट्रक्चर्स और इन जैविक सुधारों के बीच की असली कड़ी आखिर है क्या? इस बारे में डॉक्टर खुदाबख्श की एक थियरी है जो काफी कुछ साफ करती है। उनकी परिकल्पना है कि ये नैनो स्ट्रक्चर्स शायद कुछ ऐसे सिग्नल्स छोड़ते हैं जो हमारी कोशिकाओं के भीतर मौजूद हाउसकीपिंग और अर्ली रिस्पॉन्स जीन्स को रेगुलेट करते हैं। अब ये हाउसकीपिंग जीन्स क्या है? ये वो बुनियादी निर्देश हैं जो सेल्स के रोजमर्रा के रखरखाव और रिपेयर का काम देखते हैं। और जब ये सही से काम करते हैं तो शरीर खुद को हील करने के काबिल बन जाता है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात। ये विश्लेषण पूरी तरह से पब्लिश्ड साइंटिफिक रिसर्च और लैबोरेटरी डाटा पर आधारित है। इसे किसी भी तरह से डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल सलाह या इलाज का रिप्लेसमेंट मत समझिएगा। हम यहाँ सिर्फ एम्पेरिकल एविडेंस को ऑब्जेक्टिव तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। तो फाइनली सोचने वाली बात यह है कि अगर ये नैनो स्ट्रक्चर इतनी मामूली सी, इतनी सूक्ष्म खुराक में हमारे इम्यून सिस्टम और कोशिकाओं को इस तरह से प्राइम कर सकते हैं, तो सोचिए विज्ञान की दुनिया में और क्या-क्या खोजना बाकी है। जिन जगहों को हम हमेशा से बिल्कुल खाली मानते आए हैं, वहाँ और क्या छिपा हो सकता है। नैनो मेडिसिन का फ्यूचर फॉर श्योर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों पुरानी चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान के बीच एक बहुत लंबी बहस का केंद्र रहा है, आर्सेनिकम एल्बम। इस चर्चा में हम इसके ऐतिहासिक इस्तेमाल से लेकर एकदम आधुनिक नैनो विज्ञान तक के सारे अनुभवजन्य डेटा और जैविक प्रभावों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी बहस दरअसल एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर टिकी है, और यही वो सवाल है जो मुख्य धारा के वैज्ञानिकों को अति तनु या अल्ट्रा डाइल्यूट उपचारों पर शक करने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, कोई ऐसा घोल जिसमें मूल पदार्थ का एक भी अणु यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल भी न बचा हो, वो कोशिकाओं के भीतर जाकर कोई भी जैविक प्रतिक्रिया कैसे पैदा कर सकता है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों से जानकारों को उलझा कर रखा है। आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव होंगे ये डाइल्यूशन पैराडॉक्स, फिर आर्सेनिक की विषाक्तता से बचाव के प्रयोग, हॉर्मेसिस की प्रक्रिया, आधुनिक नैनो स्ट्रक्चर की खोज और अंत में इम्यून प्राइमिंग। हम एक एक करके इन कड़ियों को जोड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी भौतिक पहेली की, उच्च तनुकरण विरोधाभास और एवोगाद्रो सीमा। ये जो चौंका देने वाला नंबर है ना, ये 200 CH पोटेंसी के डाइल्यूशन लेवल को दिखाता है। अगर हम विशुद्ध रूप से गणित और भौतिक विज्ञान की बात करें तो ये एवोगाद्रो सीमा को इतना पीछे छोड़ देता है कि इस घोल में मूल पदार्थ का एक भी अणु मौजूद हो ही नहीं सकता, शून्य। और यहीं से असल विरोधाभास की शुरुआत होती है। इस पहेली को समझने के लिए समरूपता के नियम यानी लॉ ऑफ सिमिलर्स का सहारा लिया जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो आर्सेनिकम का इस्तेमाल अक्सर अत्यधिक चिंता, डर और बेचैनी वाले आर्सेनिकम व्यक्तित्व के इलाज के लिए किया जाता रहा है। विचार ये है कि क्या वही पदार्थ जो ज्यादा मात्रा में एक खतरनाक जहर है, अपनी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में कोशिकाओं को खुद को ठीक करने के लिए प्रेरित कर सकता है?
इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हम दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां खुदा बख्श के इन वीवो यानी जीवित जीवों पर किए गए अध्ययनों का डेटा सामने आता है। ये अध्ययन सिर्फ लैब की चार दीवारी तक सीमित नहीं थे। इनका आधार थी भारत के पश्चिम बंगाल में भूजल में आर्सेनिक की एक वास्तविक और भयानक आपदा। शोधकर्ताओं का लक्ष्य लाखों प्रभावित लोगों के लिए एक सस्ता और सुरक्षित विकल्प खोजना था। इसलिए उन्होंने आर्सेनिक से गंभीर रूप से संक्रमित चूहों पर इन अतितनु उपचारों का परीक्षण किया। और जो डेटा निकल कर आया वो वाकई हैरान करने वाला था। शोधकर्ताओं ने मापा कि जिन चूहों को आर्सेनिकम एल्बम 30 और 200 दिया गया, उनके लिवर एंजाइम जैसे कि ALT और AST में तेजी से गिरावट आई। साधारण शब्दों में कहें तो बिना किसी अणु वाले माने जाने वाले इस घोल ने लिवर की विषाक्तता को सफलतापूर्वक दबा दिया। बात सिर्फ लिवर एंजाइम तक ही नहीं रुकी। डेटा ये भी दिखाता है कि इन चूहों के शरीर में रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन का स्तर काफी हद तक बचा रहा। ग्लूटाथायोन हमारे सेल्स का एक बहुत ही अहम रक्षक होता है। इसके बचने का सीधा सा मतलब है कि इस अतितनु उपचार ने कोशिकाओं को भारी धातु के जहर से होने वाले डैमेज से काफी हद तक सुरक्षित रखा। चूहों पर हुए इन प्रयोगों के बाद चलिए अब बात करते हैं इंसानी कोशिकाओं पर हुए इन विट्रो परीक्षणों की। कोशिका के स्तर पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझाने के लिए वैज्ञानिक हॉर्मेसिस का सिद्धांत पेश करते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक बहुत ही छोटा सा तनाव या जहर की एक नन्ही सी बूंद कोशिका के अलार्म को बजा देती है और उसे भविष्य के बड़े हमलों से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार या प्राइम कर देती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है जब शोधकर्ताओं ने ये जांचना चाहा कि इस घोल को बनाने का तरीका इसके असर को कैसे बदलता है, तो उन्होंने पाया कि घोल को यांत्रिक रूप से हिलाना, जिसे सक्शन कहा जाता है, वो इस सेल्युलर प्रतिक्रिया का मुख्य कारण नहीं था। हिलाई गई और बिना हिलाई गई दोनों तरह की दवाओं ने सेल को बचाने में लगभग एक जैसा ही असर दिखाया। डेटा पर नजर डालें तो इंसानी कोशिकाओं पर हुआ यह असर साफ दिखता है। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से पहले से संक्रमित मानव कोशिकाओं का जब 200 CH पोटेंसी के साथ इलाज किया गया तो उनकी सर्वाइवल रेट यानी जीवित रहने की दर 81% से सीधा उछलकर 194% तक पहुंच गई। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त सेलुलर रिकवरी है। लेकिन फिर से वही सवाल, अगर इस घोल में कुछ है ही नहीं तो ये सब कर कौन रहा है? इसी का जवाब हमें मिलता है हमारे अगले हिस्से में, क्रिस्टलीय नैनोस्ट्रक्चर की खोज। इस भौतिक रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आधुनिक सामग्री वैज्ञानिकों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने इन अत्यधिक तनु किए गए समाधानों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्स-रे विवर्तन जैसी एकदम एडवांस्ड इमेजिंग तकनीकों से स्कैन किया। वो ये देखना चाहते थे कि माइक्रो लेवल पर असल में वहाँ क्या मौजूद है। और इन मशीनों ने जो खोजा, उसने पुरानी सारी थ्योरीज को पलट कर रख दिया। इन स्कैन्स में दवा के अंदर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के एकदम स्पष्ट क्रिस्टलीय नैनो पार्टिकल्स दिखाई दिए। और इनका साइज क्या था? औसतन सिर्फ 15 नैनोमीटर। इसका मतलब ये है कि गणितीय गणनाओं के बावजूद एक वास्तविक भौतिक संरचना वहां मौजूद रहती है। तो ये 15 नैनोमीटर का एक अदृश्य सा कण हमारी बायोलॉजी को कैसे हैक कर लेता है? आइए देखते हैं इसके इम्यून प्राइमिंग मैकेनिज्म को। जब मैक्रोफेज कोशिकाओं को ये उपचार दिया गया तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आया। TLR3 और TLR7 जैसे रिसेप्टर्स अचानक से एक्टिवेट हो गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शरीर के वो सेंसर्स हैं जो आमतौर पर किसी वायरल इन्फेक्शन का पता लगाने का काम करते हैं। वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को एक चेन रिएक्शन की तरह समझाते हैं। सबसे पहले मैक्रोफेज इस छोटे से 15 नैनोमीटर के कण को अंदर लेता है। इससे TLR रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं जो आगे चलकर जन्मजात प्रतिरक्षा यानी हमारे शरीर के इनबिल्ट डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से अलर्ट कर देते हैं। इन तमाम सबूतों के बाद शोधकर्ता काफी मजबूती से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये विशिष्ट नैनो संरचनाएं ही वो असली मास्टरमाइंड्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट कर रही हैं। अब ये सिर्फ एक हवाई बात या सैद्धांतिक रहस्य नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी भौतिक सच्चाई बन गया है जिसे मापा जा सकता है। इन रिसेप्टर्स के एक्टिवेट होने की वजह से ही कुछ बेहद दिलचस्प संभावनाएं जन्म लेती हैं। इन्हीं वैज्ञानिक आधारों पर यह सुझाव दिया गया था कि ये अतितनु उपचार संक्रामक महामारियों के दौरान एक व्यापक एंटीवायरल ढाल की तरह काम कर सकते हैं।
यही वजह थी कि कोविड-19 महामारी के दौरान इसे एक प्रिवेंटिव या रोग निरोधी विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया था। अब अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल सोचने के लिए, क्या नैनो पार्टिकल्स की इस नई खोज से वैज्ञानिकों का अति तनु डाइल्यूशन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या नैनो फार्माकोलॉजी वो बहुप्रतीक्षित पुल बन पाएगी जो सदियों पुराने चिकित्सा सिद्धांतों और आधुनिक सेल्युलर विज्ञान को एक साथ ला सके? स्रोत सामग्री के इस मजेदार और ज्ञानवर्धक विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Let's jump right in. Today we're unpacking one of the absolute most perplexing mysteries in modern biological science, Arsenicum album 30C. Now, this was first conceptualized centuries ago by Samuel Hahnemann, and for a very long time, mainstream science has completely dismissed these ultra-diluted solutions as mathematically empty, basically just water, a placebo. But as you'll see, recent high-resolution microscopy and cellular data are telling a completely different and frankly fascinating story. In this explainer, we are stepping straight into the lab to look at the hard data that's literally forcing researchers to question the very boundaries of pharmacology. So, here is our roadmap. We'll start with the paradox of dilution, look at reversing toxicity in mice, and then isolated cellular survival. After that, we'll dive into the nanoparticle plot twist, immune priming, and finally, what lies beyond the Avogadro limit. Section 1. The paradox of dilution and the mathematical impossibility. Okay, in pharmacology, we're taught a golden rule, right? The dose makes the poison, and conversely, the dose makes the medicine. If there's no active chemical, there's no biological effect, which leads us to this massive paradox that has driven intense, well-deserved skepticism. How can a substance that is diluted entirely out of existence still trigger measurable, repeatable biological responses in a lab? To really understand why this infuriates classical chemists, just think about the math for a second. A 30C dilution represents a dilution factor of 10 to the negative 60th power. That is a number so incredibly small, it blows right past Avogadro's limit. The probability of finding even a single solitary molecule of the original arsenic trioxide here is essentially zero. It should be nothing but plain water. Actually, scratch that. Mathematically, it has to be just plain water. And yet, the biological data says otherwise. Section 2. Reversing toxicity in mice and the Huda-Baksh anomalies. Back in 2003, a researcher named A.R. Huda-Baksh intoxicated a group of mice with arsenic trioxide, which predictably created severe liver damage. He then administered oral microdoses of our theoretically empty Arsenicum 30C, and the results? They were absolutely startling. While the intoxicated mice showed highly elevated liver damage enzymes, the mice treated with the ultra dilution showed a massive, statistically significant suppression of those exact same enzymes. Oh, and an alcohol-only blink control? It did absolutely nothing. Furthermore, the researchers noted a spectacular prevention of glutathione, or GSH, depletion. GSH is a crucial marker. You see, when a cell is poisoned and under severe stress, its GSH levels just plummet. But the 30C dilution effectively reversed this oxidative stress in both blood and liver tissues. So we have a mathematically empty liquid producing a highly protective effect in a living, breathing mammal. But skeptics naturally argued, well, what about hidden variables in animal testing? Section 3. Cellular survival in vitro and the MT4 cell line experiment. To completely eliminate macroscopic variables, things like the placebo effect, a totally separate study intoxicated isolated human MT4 cells right there in a petri dish. To understand what happened next, we have to look at something called hormesis. It's a recognized biological mechanism where a tiny, sublethal dose of a toxin actually provokes a cell into self-recovery. When treated with the ultra-diluted remedies, the cell viability jumped from 81% all the way up to 194% over 72 hours. This supposed empty toxin triggered a massive self-repair mechanism. Now, traditional homeopathic preparations strictly requires succussion. That's basically aggressive, machine-operated shaking. But this particular study tested both successed solutions and solutions that were just allowed to diffuse quietly for 30 seconds. And the surprise? That aggressive shaking wasn't actually essential. The unsuccessed potencies worked just as well to trigger the survival effect. The signal was getting through regardless of how much it was shaken up. Section 4. The nanoparticle plot twist and seeing the invisible.
For literally over a century, scientists just assumed these dilutions were empty, simply because their microscopes weren't powerful enough to see anything in them. But in a massive recent breakthrough, researchers analyzed arsenicum 30C using ultra-high-resolution tools. We're talking transmission electron microscopy and X-ray diffraction. These tools don't just look for floating molecules, they peer down into submolecular atomic structures. And here is the plot twist we've been building to. Inside that theoretically empty 30C dilution, they found highly crystalline, cubic arsenic trioxide nanoparticles, averaging right around 15 nanometers in size. This completely shatters the Avogadro paradox. The original substance wasn't diluted out of existence at all. Through the preparation process, it had agglomerated into incredibly stable nanostructures. They were there all along, we just couldn't see them. Section 5. Immune priming and macrophage polarization. So what do 15-nanometer structures actually do when they interact with a living cell? Well, researchers apply them to frontline defense cells in the mammalian immune system, and they documented a precise, undeniable chain reaction. The nanoparticles enter the resting cell, which triggers macrophage polarization. Think of it as essentially switching the cell into an active, defensive battle mode. It then releases pro-inflammatory alarms like cytokines without actually harming the cell itself. Looking at the exact genetic markers that get triggered, researchers found a massive upregulation of toll-like receptors, TLR3 and TLR7. This is absolutely crucial because these are the specific sensors our immune system uses to detect viral RNA. Driven by the NF-kappa B transcription factor, the 30C nanoparticles were essentially putting the entire cellular antiviral alarm system on high alert. And this deep cellular data suddenly grounds itself in real-world events. As the study authors explicitly noted, this mechanism provides a very plausible biological explanation for reports of arsenicum album 30C being utilized as a prophylactic immune booster during the COVID-19 pandemic. By upregulating those exact viral sensors, the nanostructures act as a powerful innate immune modulator. Section 6. Beyond the Avogadro limit and the philosophical boundary. We started this explainer by pointing out a mathematical impossibility, which leaves us with a stark contrast today. On one side, mainstream skepticism argues for the placebo effect, noting that based on standard liquid chemistry, 0 molecules should exist, period. But on the other side, empirical observation proves 15-nanometer structures exist, and they are actively priming immunity. The whole debate is evolving from the old, highly contested ideas of water memory straight into measurable physical reality. To try and reconcile this impossible reality, science is venturing into some truly cutting-edge territory. Researchers now hypothesize these ultra-dilutions might operate at the level of gene expression regulation, or maybe via heat shock protein pathways. Physicist Louis Ray even demonstrated that they emit specific light thermoluminescence, completely unique to their original salts. We are moving way out of traditional chemistry here and venturing deep into the realm of quantum nanostructures. Which leaves us with a final thought to ponder. In traditional homeopathic practice, the arsenicum personality is famously characterized by extreme anxiety and a relentless, almost obsessive perfectionism. Ironically, that perfectly describes the scientific community's anxious, meticulous struggle to categorize all this new data. As our technology continues to improve, what else are we going to find in the supposedly empty spaces of pharmacology? Are anomalies like this just deeply misunderstood science, the sheer power of biological belief, or are we barely scratching the surface of quantum biology? The data demands our attention. Thanks so much for joining me on this deep dive. Keep asking questions